हेलो, वेलकम टू सिंगुलैरिटी आईएएस। मेरा नाम है चेतन और आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सीबीएसई क्लास 10th के सिविक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 1। यहाँ से हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो चैप्टर है पावर शेयरिंग, ठीक है। अब पावर शेयरिंग क्या है, यहाँ पे हम दो कंट्री का केस स्टडी लेंगे, एक लेंगे बेल्जियम का और एक लेंगे श्रीलंका का। इन दोनों कंट्री का हम केस स्टडी पढ़ेंगे तो उससे समझ में आएगा कि पावर शेयरिंग क्यों क्या होता है और वो डिज़ायरेबल क्यों है और इसके अलग अलग फॉर्म क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं कि एक डेमोक्रेसी में जो पावर है, यानी जो पॉलिटिकल पावर होती है, जो शक्ति होती है, किसी एक सिंगल ऑर्गन के साथ नहीं उसे रख सकते। सिंगल ऑर्गन मतलब पॉलिटिकल, कोई सिंगल पॉलिटिकल पार्टी हो या एक डिक्टेटरशिप हो या एक पर्सन हो, इसके साथ पावर को हम पूरा का पूरा जो एब्सोल्यूट पावर है वो नहीं दे सकते। ये अच्छा नहीं होता। इंटेलिजेंस शेयरिंग ये होती है कि जो भी पावर है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और विधायिका, जो जुडिशरी जो न्यायपालिका है, उनके तीनों के बीच में बटा हो। जैसे इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 50 कहता है कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। उनके बीच में पावर सेपरेशन होगा। अब यहाँ पे दो कंट्री देखेंगे, एक बेल्जियम है और एक श्रीलंका है। इन दोनों की केस स्टडी को हम पढ़ेंगे इसमें। इसका ओवरव्यू ये है कि जो बेल्जियम है वहाँ पे जो एथनिक कंपोजिशन है, यानी वहाँ के जो जो लोग हैं, जो मूल लोग हैं, उनके बीच में और जो बाहरी लोग हैं, ठीक है, उनके बीच में पावर की शेयरिंग को लेकर और राजनीति में, सत्ता में उनकी भागीदारी को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। फिर उसको रिजॉल्व करने के लिए वो लोग 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं 1970 से 1993 तक। वहीं श्रीलंका में हम देखेंगे तो यहाँ पे मेजरली जो 78% कम्युनिटी है वो सिंघला कम्युनिटी है, जो कि बौद्धिस्ट लोग हैं। और वो एक मेजोरिटेरियन लॉ लेकर आते हैं 1956 में। ये मेजोरिटेरियन लॉ ये कहता है कि जो भी पावर है वो केवल और केवल सिंगल्स के पास रहेंगे, जबकि तमिल लोग को उन्होंने कोई राइट नहीं दिए, जिसकी वजह से 2009 में एक सिविल वॉर हुआ और वो ख़त्म हुआ वहाँ पे। तो यहाँ पे इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा सा बेल्जियम और श्रीलंका का एक देख लेते हैं, एनालिसिस देख लेते हैं। तो अगर बेल्जियम की हम बात करें तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ है, यानी हरियाणा जो हमारा राज्य है उसकी आधी पॉपुलेशन है। और श्रीलंका में 2 करोड़ लोग हैं, हरियाणा इतने ही। अब एथनिक ग्रुप क्या है कि यहाँ पे डच लोग 59% हैं, फ्रेंच लोग 40% है और जर्मन 1% के आसपास है। वहीं श्रीलंका में जो सिंगल कम्युनिटी जो है वो 74% है, तमिल 18% है और बाकी 8% है। यहाँ पे मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि डच वर्सेस इस फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, जो लोग डच बोल रहे हैं और जो लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, इनके बीच में आपस में भाषा को लेकर विवाद है। भाषा के आधार पर इन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है और इनका कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहा है। जबकि यहाँ पे सिंगल मेजोरिटी वर्सेस तमिल मेजोरिटी माइनॉरिटी का चल रहा है कि सिंगल 78% है और तमिल जो माइनॉरिटी है वो 18% है। तो सत्ता में भागीदारी को लेकर और बाकी पब्लिक सर्विसेज में भागीदारी को लेकर आपस में इनके बीच विवाद होता है। फिर इन्होंने अप्रोच क्या अपनाया, इन्होंने अप्रोच अपनाया पावर शेयरिंग का और फेडरल स्ट्रक्चर का। इन्होंने सत्ता में भागीदारी दी एक दूसरे को और फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया एक संघ की तरह। जबकि श्रीलंका में क्या हुआ कि 1956 में सिंगल एक्ट लगाकर जो भी सत्ता है वो जो एक बहु जो बहुमत वाले लोग हैं, जो ज़्यादा लोग हैं जनसंख्या में, उनको दे दी जाती है। उसके वजह से अब यहाँ पे क्या होता है आउटकम कि यहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेबल हो जाती है। इनका हेडक्वार्टर जो है ईयू का वो भी ब्रुसेल्स में बनाया जाता है। जबकि यहाँ पे एक सिविल वॉर होता है जो कि 2009 में ख़त्म होता है और जो राष्ट्र है वो एक बैकफुट पे चला जाता है, काफ़ी पीछे चला जाता है, पिछड़ापन आ जाता है। अगर हम बेल्जियम मॉडल की बात करें तो बेल्जियम में मेनली 2 स्टेट हैं, एक है फ्लेमिश स्टेट गवर्नमेंट और एक है वेलोनिया स्टेट गवर्नमेंट, और एक है उनका ब्रसेल्स गवर्नमेंट जो कि उनकी राजधानी है, और एक उनका सेंटर पे है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे डच लोग और फ्रेंच मिनिस्ट्री ये दोनों इक्वल हैं। सपोज दैट अगर 100 मिनिस्टर हैं, यहाँ पे तो 50 डच होंगे और 50 यहाँ पे फ्रेंच मिनिस्टर होंगे। फ्लेमिश स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे डच स्पीकिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, और वेलोनिया जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। फिर भी यहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। जो ब्रिसेल्स गवर्नमेंट है यहाँ पे ये है कि जो कि डच लोग हैं यहाँ पे 80% है और जो फ्रेंच लोग हैं वो 20% है। लेकिन यहाँ पे क्या था पहले कॉन्फ्लिक्ट के पहले कि फ्रेंच लोग 20% होने के बावजूद भी बहुत बड़े बड़े सत्ता के पदों पर वहाँ पर वो लोग अपॉइंट थे, वो सत्ता में भागीदारी उनकी ज़्यादा थी, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो जो ब्रुसेल्स जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, जब 1970 से 1973 तक जब इन्होंने 4 अमेंडमेंट किए, तो इन्होंने दोनों कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। इसको सिवाय इसके कि इसमें 80 और 20% का पॉपुलेशन का डिफरेंस था।
ठीक, इसके अलावा यहाँ पर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है जो कि चुनी जाती है कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज के मैटर पे, और ये तीनों लैंग्वेज ग्रुप के हिसाब से चुने जाते हैं, जैसे एक डच, एक फ्रेंच और एक जर्मन। इन तीनों के लिए अलग अलग एक मतलब समझ लीजिए कि विधायक या एमपी चुने जाते होंगे, ठीक है, जहाँ पे इनका रिप्रेजेंटेशन समान होता है। अब यहाँ पे इन्होंने इसके बाद क्या किया कि जो सेंटर में बहुत सारे जो पावर थे वो स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। कोई भी कम्युनिटी किसी भी जो भी डिसीजन बनाएगी वो बिना दूसरे कम्युनिटी के मेजोरिटी के भागीदारी के, मतलब उनसे राय मशवरा लिए नहीं बना सकती है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे पावर शेयरिंग की गई और डेमोक्रेसी को यहाँ पे स्टेबल किया गया, जो कि पहले नहीं था, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। वहीं पे श्रीलंका में क्या हुआ कि इन्होंने जो भी सिंगल एक्ट लगा दिया वहाँ पे, तो मेजोरिटी जो वहाँ पे सिंगल पीपल है, जो सिंगल भाषा बोलते हैं, बुद्धिस्ट मेनली होते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे 78% थे वहाँ पर, तो उन्होंने मेजोरिटी लॉ ला दिया सिंगली करके। अब पब्लिक सर्विसेज में या फिर सत्ता में, राजनीति में तमिल लोगों को आना ही एकदम ब्लॉक हो गया, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सिविल वॉर हो गया वहाँ पे, और वो 2009 में ख़त्म हुआ। अब पॉइंट आता है कि वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल। पावर जो सत्ता का हस्तांतरण है, ठीक है, या जो राजनीतिक सत्ता है उसकी जो पावर शेयरिंग है, मतलब आपस में जो उसका बंटवारा है, वो क्यों ज़रूरी है। तो पहला तो आता है प्रूडेंशियल रीज़न। इसका मतलब है कि वो ज़रूरी क्यों है, तर्क संगत, तर्क के आधार पर रीजनेबल क्यों है वो। तो सबसे पहले तो रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। जो भी सोशल ग्रुप हैं उनके आपस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि बेल्जियम ने किया, जो वहाँ पे डच और फ्रेंच के बीच में आपसी विवाद हो रहे थे वो ख़त्म हो गया जब पावर शेयरिंग आ गई। तो प्रिवेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड वायलेंस। अब क्या होता है, जब विवाद होगा तो वायलेंस में भी बदल सकता है, इससे पॉलिटिकल पार्टियाँ जो भी सरकार है वो गिर सकती है, इंस्टेबिलिटी आ सकती है, डेवलपमेंट रुक सकता है, तो ये ज़रूरी है। मेजोरिटी डोमिनेंस लुक अट्रैक्टिव शॉर्ट टर्म बट अंडरमाइन नेशनल यूनिटी लॉन्ग टर्म। अब क्या है, मेजोरिटी अगर डोमिनेंस कुछ समय के लिए तो अच्छा लगता है कि हाँ हम लोग ज़्यादा हैं तो हम लोग सब कानून अपने लिए बनाएंगे, सत्ता में हमारी भागीदारी होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो नेशन के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। टायरानी ऑफ मेजोरिटी हार्म्स द माइनॉरिटी एंड ऑफ्टन द मेजोरिटी इटसेल्फ। अब क्या होता है, जो मेजोरिटी है उनका जो भी अत्याचार है माइनॉरिटी पे, वो बहुत दिन तक क्या होता है, मेजोरिटी को भी नुकसान पहुंचाता है और माइनॉरिटी को तो पहुंचाता ही है। इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अब क्या होता है, अगर पावर शेयरिंग हो गया तो भी सत्ता के लिए जो आपसी खींचतान विवाद हो रहा है वो स्टेबल होते होते पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबल हो जाता है। जो भी सरकारें आती हैं वो जो भी उनका टर्म होता है उसमें अच्छे से सरकार चलाती हैं और डेवलपमेंट प्रोग्रेस लगातार होता रहता है। मॉरल रीज़न क्या है इसका, पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो फंडामेंटल स्पिरिट है वो पावर शेयरिंग है, कि जो भी बंटवारा है लोगों के बीच में, सत्ता की भागीदारी जो है सबकी होनी चाहिए। जैसे इंडिया में है, लोग अपने अपने लोगों को चुनते हैं, अपने मन से चुनते हैं, ठीक है, जिसको वोट देना देते हैं। इसमें कहीं रिजर्वेशंस भी हैं, कहीं पे कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशंस हैं, इस तरह से ये ज़रूरी है। डेमोक्रेटिक रूल मीन शेयरिंग पावर विद ऑल दोज इफेक्टेड बाई इट। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग सत्ता में जिनकी भागीदारी नहीं है या जो पिछड़े रह गए हैं उनको सत्ता में वो भागीदारी मिले और उनका पिछड़ापन दूर हो और डेवलपमेंट हो। पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गवर्न। पीपल्स को पता होना चाहिए कि सरकार उनको किस तरह से गवर्न कर रही है, उस पर किस तरह शासन लगा रही है, क्या कानून ला रही है, ये ज़रूरी होता है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट इक्वल टू सिटीजन एक्वायर स्टेक थ्रू पार्टिसिपेशन। अब लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब होता है जितने ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट उतनी अच्छी होती है और उतना ही डेवलपमेंट होता है। वैल्यूएबल एज एन एक्ट इट सेल्फ, नॉट जस्ट फॉर बेटर आउटकम। ये अपने आप में ही बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि केवल बेहतर चीज़ के लिए पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी होती है। अब जो पावर शेयरिंग के फॉर्म्स है मॉडर्न डेमोक्रेसी में वो क्या क्या है, तो सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब कि लीनियर, एक तरह से, जैसे कि हमारे इंडिया में देखा जाए तो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये एक समान पद पे हैं सब, ठीक है। मतलब इसमें नहीं कि ये इससे नीचे है या ये इससे बड़ा है, ये सब एक लाइन में है, एक ही क्लास में है, समझ लीजिए, ठीक है। वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल मतलब डाउन अप टू डाउन या टॉप टू डाउन या डाउन टू अप की तरफ। जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, फिर उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर लोकल गवर्नमेंट होती है। जैसे इंडिया में केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, फिर लोकल पंचायत पर है। सोशल ग्रुप्स, जो भी ग्रुप्स होते हैं पावर शेयरिंग्स में, जैसे रिलीजियस ग्रुप बनाए जाते हैं, भाषाई ग्रुप बनाए जाते हैं, ठीक है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है, ये सारे चीज़ें भी एक तरह से पावर शेयरिंग्स में के ही फॉर्म है, ठीक। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग अपनी पार्टी बनाते हैं, प्रेशर ग्रुप बनाते हैं। अभी जैसे कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं
वो बोलते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी एज ए प्रेशर ग्रुप काम करेगी, ठीक है। यानी ये सत्ता में जो लोग पिछड़े हैं या जिनकी भागीदारी नहीं है उनको वो लोग आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो ये 4 टाइप के पावर शेयरिंग हो जाते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी में। तो ये था पहला चैप्टर, ठीक है। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। इसमें हमने पढ़ा कि पावर शेयरिंग क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, जिसमें हमने 2 कंट्री के मॉडल्स को भी केस स्टडी किया है। होप लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।